हाँ सर। इसके पहले तक का हो गया था ना? हाँ सर। नहीं, ये एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी थोड़ी ना हुआ था। हाँ सर, 12 तक हो गया था। अच्छा, हो गया था। हम्म। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करें। वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड हम्म। एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? सर, जो एग्रीमेंट एक्ट लॉ बोलता है कि मेरे लिए करवाना पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे क्या बोले? एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इट सेल्फ इज वॉइड। हाँ बिल्कुल, जो एक्ट अपने आप में इम्पॉसिबल है वो लॉ कैसे करवा देगा? वही हम तुमको बोले हम आसमान से तारा तोड़ के लाके देंगे, जादू से खजाना खोज के देंगे, ये सब इम्पॉसिबल है, ये स्टार्टिंग से वॉइड है। वॉइड मतलब जिसको लॉ एनफोर्स नहीं कर पाएगा। तुम कोर्ट हाँ। में जाके नहीं बोल पाओगे योर ऑनर ये प्रॉमिस किया था अब नहीं कर रहे, इसको बोलो प्रॉमिस पूरा करके देगा या कॉम्पनसेशन देगा। कोर्ट बोलेगा दोनों ही चीज पॉसिबल नहीं है, तुम पागल आदमी, तुम वॉइड एग्रीमेंट को लिए ही क्यों? अब वॉइड दो टाइप का होता है, एक होता है स्टार्टिंग से ही वॉइड, हम्म। एक होता है बाद में वॉइड हो गया। ये तारा तोड़ के लाके देना, खजाना ढूंढ के लाके देना, स्टार्टिंग से वॉइड है। हाँ। माइनर के साथ एग्रीमेंट, पागल के साथ एग्रीमेंट, स्टार्टिंग से वॉइड है। हाँ सर। लेकिन बाद में वॉइड होने का एग्जांपल, सर शिप आ रहा था, आप एग्रीमेंट किए, बाद में शिप डूब गया एग्रीमेंट होने के बाद, अब माल देना पॉसिबल नहीं है, शिप ही डूब गया, तुम कहां से माल देंगे तुम? तो वो हो गया हाँ। वॉइड बाद में। कोर्ट दोनों को वॉइड माना, एक स्टार्टिंग से वॉइड, एक स्टार्टिंग में वैलिड था बाद में वॉइड, और दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों को लॉ एनफोर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये दो ज्ञान यहाँ पे हाँ। लिख दो और एग्जाम्पल दे क्या, जो एक एग्जाम्पल जो हम दोनों दिया वही लिख सकते हो। एक बोला इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फर्क है? तो पहला बात बोला इलीगल का मतलब होता है जिसको लॉ क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह मानता है या इमोरल मानता है। हम्म। और वॉइड का मतलब हुआ जिसको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता, बट उसके लिए जेल वेल सजा वजा नहीं होगा। इलीगल में जेल वेल सजा वजा हो जाता है। इलीगल का जुड़ा हुआ एक्टिविटी भी इलीगली माना जाता है, लेकिन वॉइड का जुड़ा हुआ एक्टिविटी एनफोर्सिबल होगा। हम तुमको दो चीज प्रॉमिस किया था, घर देंगे हम्म। और जादू से खजाना ढूंढ के देंगे, हाँ। और बदले में 5 करोड़ रुपया लेंगे। तो घर वाला पार्ट तो ठीक ही है, हम्म। जादू से खजाना ढूंढना नामुमकिन है, हाँ। तो वो वर्ड हो जाएगा, बट घर देने वाला एग्रीमेंट वैलिड रह जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक्टिविटी भी इलीगल हो जाता है। इलीगल में पार्टीज को पनिश किया जाता है, वॉइड में पार्टी को पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म। हाँ सर। अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैसे माना जाए, डिस्चार्ज कैसे माना जाए। डिस्चार्ज का मतलब होता है या तो कंप्लीट हो जाना या कैंसिल हो जाना, दोनों ही डिस्चार्ज है। हम तुम्हारा काम कर दिए वो भी डिस्चार्ज ही है, और नहीं कर पाएंगे और ये होगा भी नहीं अब कभी, ये भी डिस्चार्ज है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब खत्म होने का दो तरीका होता है, पूरा होके खत्म या बिना पूरा हुए खत्म। तो देखो दोनों ही बात, हम तेरा परफॉर्मेंस कर दिए तो भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। हाँ। हम दोनों मिलके एग्री किए कि चलो अब तोड़ देते हैं इसको, नहीं करते हैं। हम तुमको बोला देवराज सप्लाई नहीं हो पाएगा गुड्स का, तुम भी बोला था ठीक है सर कोई बात नहीं छोड़िए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया यहीं पे। इम्पॉसिबल हो गया तो भी खत्म हो गया, शिप डूब गए, अब कहां से माल दें? हाँ। हम तुमको बोले थे 2 दिन में माल देंगे, या तो नहीं दे पाएंगे, 2 दिन पूरा हो गया, टाइम पूरा हो चुका, लैप्स हो गया टाइम, हाँ, वो भी खत्म, लॉ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो मना गया। कर दिया, लॉ मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई पॉइंट था जो टूटा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, और वो पॉइंट तुम तोड़ दिया या हम तोड़ दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नेक्स्ट पूछा हाउ डज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगर परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर माना जाएगा, ऑब्वियस बात है, वही तो पढ़ रहे हैं। सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, शिप डूब गया, लॉ चेंज हो गया। अब वो सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब तेरे मेरे कंट्रोल के बाहर है, जिस रीजन से वो इम्पॉसिबल हुआ, रीजन आउट ऑफ कंट्रोल है।
तो फिर उसको सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, और वैसा कुछ भी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो गया, वही अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फायर लग गया, हाँ। लॉ चेंज हो गया। हम्म। ठीक है, ये सिचुएशन बदल गया। एक लड़की से हम शादी का बात किए थे, वो लड़की पागल हो गई, हम्म। आदमी मर गया, लॉ हाँ। बदल गया। ये सब केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अचानक वॉर डिक्लेयर हो गया दो कंट्री के बीच में, जिन दो देशों का पार्टी के बीच में डील था, हाँ। अचानक वहां पे वो वॉर तो लग गया, यूक्रेन रशिया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब उन दोनों देशों के बीच का जो भी पार्टी का डील था वो तो रुकेगा ही, ऑब्वियस बात है सर। हम्म। ठीक है, लेकिन कब कब सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानते हैं सर? डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस को सुपरवाइनिंग नहीं मानते, काम करना मुश्किल हो गया, मेरा लेबर स्ट्राइक कर दिया इसलिए मुश्किल हो गया, ये सुपरवाइनिंग हाँ। इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। कमर्शियली इम्पॉसिबल, ये आइटम इतना महंगा हो गया कि हम बना ही नहीं पा रहे, रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया। भाई ये मेरा गलती है, तेरा थोड़ी ना गलती है। तुम जब ऑर्डर दिया, तुम दाम तय करके ऑर्डर किया था कि एक पीस का 20 रुपया, हम तुमको बोला एक पीस का 20 रुपया लेंगे, तुम बोला ओके डन। हम्म। अब रॉ मटेरियल ही 25 रुपये का हो गया, हम बोल रहे भाई हम तो नहीं बना के दे सकते, तुम बोलेगा हम क्या करें? यहां पे तुम मेरे केस कर पाएगा? हम्म। एक पार्टी का फेलियर या थर्ड पार्टी का फेलियर, जो मेरे को रॉ मटेरियल देने वाला था वही नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम तुम्हारा गुड्स नहीं बना पा रहे हैं। हम्म। लॉकडाउन हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, ठीक है ना? हाँ। हाँ सर। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स था, उनमें से किसी एक का फेलियर, ये कोई सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं हुआ, ये सब कंट्रोल वाले पॉइंट थे। हाँ। ए एग्री टू सप्लाई बी सर्टेन गुड्स टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम इंडोनेशिया, हम तुमको कुछ गुड्स इंडोनेशिया में जो बनता है वो ला के देंगे। द गुड्स हाँ। कुड नॉट बी प्रोड्यूस ड्यू टू रायट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस इन द इंडोनेशिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्यूज मिल सकता है कि मेरा क्या गलती है? बोलो। हाँ, मिल सकता है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए कैन नॉट बी एक्सक्यूज। बेटा आपने उनमें से कोई भी, आपने क्या पढ़े, तेरे मेरे कंट्री के बीच में वॉर लग गया है, हाँ। तो एक बात है, यहाँ तो इंडोनेशिया में इंटरनल राइट्स हो रहे हैं, हाँ। जिसके कारण वो माल अब हमको नहीं मिल रहे। ये क्या सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? हाँ। नहीं, तुम अभी भी वो लॉ में ना मन से एज्यूम मत लो भाई, ऊपर का पॉइंट्स पढ़ो, क्या क्या चीज सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। 5 बातें लिखी है। एक्सीडेंट हो गया, हाँ। शिप आ रहा था, शिप डूब गया, हम्म। सिचुएशन बदल गया, जिसके साथ डील होना था वो पागल हो गया या वो मर गया, हम्म। तो अलग बात है। या देने वाला मर गया या लेने वाला मर गया, मतलब या लेने वाला हाँ। पागल हो गया, देने वाला पागल हो गया। देश का लॉ बदल गया, तुम्हारे कंट्री का लॉ बदल गया, अब लॉ ही उसको बैन कर दिया खरीदने बेचने से। हाँ। या फिर दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया, बस यहां पर इंडोनेशिया में राइट्स लगा, ये दो कंट्री में वॉर नहीं लगा, इंडिया और इंडोनेशिया का लड़ाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम तुमसे, इंडोनेशिया का। हाँ यहाँ पे हम तुमसे डैमेज क्लेम कर सकते हैं कि तुम हमको माल नहीं दे पा रहे। हम्म। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। हाउ डज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज, ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ड्यू टू सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी, फिर से वही टॉपिक लिया है घुमा के, है ना? अभी तो पढ़े थे एक्सीडेंटल डैमेज, चेंज इन स्टेट ऑफ थिंग्स, या सीरियस इलनेस या डेथ, या चेंज इन लॉ, या फिर डिक्लेयर्ड वॉर। नेक्स्ट बोला ए एग्री टू सप्लाई टू बी सर्टेन गुड्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम, ये फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट मारेगा। हाँ वही इंडोनेशिया वाला, फिर कैसा गया राइट्स वाला, एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट का कोई पॉइंट को तोड़ देते हैं, तो तेरे पास क्या क्या रेमेडीज है?
जितना का तुमको नुकसान हुआ उतना तुम जेन्युइनली डैमेज क्लेम करेगा। इसके अलावा स्टार्टिंग में तेरे मेरे बीच में बात हुआ था कोई स्पेसिफाइड सम देने का कि जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो डैमेज के अलावा 5,000 रुपया देगा, तो वो पेनल्टी हो गया, वो भी देना पड़ेगा। अब तेरे पे 2 नॉर्मली केस कर सकता है अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो। यहाँ पे एक और लिखना चाहिए था, हम तेरे पे परफॉर्मेंस का भी प्रेशर बनवा सकता है कोर्ट में। तो हम तेरे पे केस करेगा कि या तो परफॉर्म करवा के दो या डैमेज क्लेम दो। डैमेज 2 टाइप का हो गया, एक लिक्विडेटेड डैमेज मतलब जितना का हमको लॉस हो रहा है, और एक अगर स्टार्टिंग में कोई अमाउंट स्पेसिफाई हुआ था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो इतना पेनल्टी देगा, तो हम उसका भी केस कर सकते हैं। एक होता है क्वेंटम मेरिएट और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्वेंटम मेरिएट का मतलब होता है कि जितना एज मच एज अर्नड। देख बाबू एक बात समझ, तेरे से मेरा बात हुआ था 100 पीस लेने का, हम 20 पीस ले चुका तेरे से, अब बाकी 80 पीस तुम नहीं दे पा रहे या हम नहीं ले पा रहे, हमको 20 पीस का पैसा तो देना पड़ेगा ना। हम ये नहीं बोल सकता ना तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है पूरा 100 पीस का पैसा नहीं देंगे, जाओ। नहीं 20 पीस लिया है तो 20 पीस का पैसा देना पड़ेगा। तेरे यहाँ पे क्लब में गाना गाने का बात हुआ था, हाँ पर नाइट 1000 रुपीज का बात हुआ था, तुमको पर नाइट 1000 रुपीज देगा। हम 3 नाइट तो गाना गा लिया, उसके बाद मेरा तबियत खराब हो गया, हम नहीं गा पा रहे। हाँ 3 नाइट का तो पैसा तुम हमको देगा ना। हाँ तो वही बोला, जितना दूर तक का काम हो गया उतना दूर तक का तो पैसा देना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा कुछ रीजन से, तो जितना पार्टली हम तुम्हारे लिए काम कर दिए उतना का तो क्लेम हमको पैसा तो देना पड़ेगा। यस, प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करो और उतने काम का पैसा दे दो। अनलेस एंड अनटिल वो उतना काम का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे मान लिया अब तुम मेरे घर में कलर करने का बात किया, अब तुम एक रूम कलर करके बोलते हम तो आगे नहीं कर पाएंगे, हमको एक रूम के कलर का पैसा लेकिन देना पड़ेगा। पूरा घर का कॉन्ट्रैक्ट बात हुआ था कलर का 20,000 रुपया, हाँ तुम बोल रहे एक रूम तो कलर किया 3,000 या 4,000 रुपया तो देना पड़ेगा। अरे भाई अब तुम आधा तुम छोड़ के जा रहे हैं तो तुम्हारा गलती है, तुम बाकी आधा घर मेरा कौन कलर करके देगा? घर ऐसे कलर थोड़े बाकी रख सकते हैं। और दूसरा मैकेनिक जल्दी से काम लेगा नहीं, दूसरा मिस्त्री, हाँ तो मेरे को तो पंगा हो जाएगा। या तो दूसरा मिस्त्री अरेंज करके देके जाओ, इतना का पैसा तुम ले लो, बाकी पैसा हम उसको दे देंगे। तो यही बात यहाँ पे बोला, लेकिन नॉर्मली बोला जितना का काम हो जाए उतना का पैसा देना पड़ता है। और एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है तेरा मेरा डील हुआ था कि तुम 10 दिन बाद तुमको 100 पीस देगा। आज डेट है 9 जनवरी, 10 दिन बाद मतलब 19 जनवरी क्या 18 जनवरी, जो भी एक डेट है। तुम मेरे को 12 जनवरी को आके बोल रहा है नीरज सर हम सामान नहीं दे पाएंगे। हम उस दिन ही कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ा हुआ मान ले, हाँ तो उस दिन का मान ले तेरा मेरा डील हुआ था एक पीस का 100 रुपया, हाँ और उस दिन में मार्केट प्राइस हो गया 120। अब तेरे कारण हमको कहीं से 120 में लेना पड़ेगा। यस, तो मेरे को पर पीस 20 रुपए का चूना लगा, हम तेरे से क्लेम करेंगे वो। हाँ कर सकते। अगर हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा हुआ मान ले 12 तारीख को ही, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है टाइम पूरा होने के पहले, अभी डेट आया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का, और उसके पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा हुआ मान ले रहे हैं, तो हम उस दिन के हिसाब से डैमेज क्लेम करेगा। और अगर हम मना करता और मान लो उस दिन मार्केट प्राइस 80 रुपीज हो गए, तो तुम मेरे से 20 रुपीज डैमेज क्लेम करेगा, क्योंकि अब तेरे को 80 में बेचना पड़ेगा कहीं तो। हाँ अच्छा, लेकिन अगर मान लो हम 12 को तुम आया बोला हमला ठीक है वेट करते हैं 18 तक का, अब 18 को तुम अगर माल ले आए तो हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 12 को कॉन्ट्रैक्ट टूटा हुआ माने नहीं थे। तुम आगे मना किया था सर नहीं हो पाएगा पूरा, हम लोग कोई बात नहीं 18 का वेट करते हैं, तो उस दिन डिसीजन लेंगे। तो भैया जी आपको लेना पड़ेगा 18 को अगर माल ले आए तो। हम ये नहीं बोल सकते तुम तो मना कर ही दिया था 12 को, अब हम नहीं लेते, तुम बोलेगा लेना पड़ेगा, 12 को टूटा हुआ माने क्यों नहीं। ठीक है, हाँ सर। मान लो तुम 18 को भी माल नहीं ला पाया और उस दिन मार्केट प्राइस 110 हो गया, तो हम तुमसे 10 रुपया का डैमेज क्लेम कर पाएंगे, 20 का नहीं। तो ये दोनों बात यहाँ पे लिखा हुआ था। ए टेंडर टू सप्लाई गुड्स टू बी अप टू 50,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हम तुमको
एक साल में 50,000 रुपए का सामान देंगे। ए टेंडर टू सप्लाई गुड्स टू बी अप टू ₹50,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बी ऑर्डर द गुड्स अप टू ₹30,000 ओनली, लेकिन बी खाली 30,000 का ऑर्डर दिया। ए वांट टू सू बी फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑर्डर डिड नॉट कम अप टू द अमाउंट एक्सपेक्टेड। तेरा मेरा डील हुआ था कि हम पूरा साल में 50,000 का माल लेंगे तेरे से, हाँ हम 30,000 तक का माल लेके रुक गए, हम और नहीं ले रहे, उसके बाद ऑर्डर नहीं दे रहे। तुम मेरे पे केस करने का बात कर रहे हैं कि बात 50,000 का हुआ था, 30,000 का माल ले रहे हैं। हम्म तो यहाँ में बताओ क्या ये ए बी पे केस कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, क्योंकि बात हुआ था 50,000 का, ले रहा है 30,000 का। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है when A tended to supply to be 50,000 for a period of 1 year, it amount to a standing offer। हाँ ठीक है, अप टू 20,000 बोला था ना बेटा। अप टू बोला था उधर। क्वेश्चन में अप टू वर्ड है, अप टू बजा। हाँ बी अप टू 50 है, हाँ हाँ अप टू, तभी ठीक है, तभी ठीक। ये स्टैंडिंग तब तो ऑफर है। हम 30,000 का ऑर्डर दिया, हम लीगली बाउंड नहीं है पूरा ऑर्डर करने के लिए। ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? जिसको लॉ एनफोर्स करे। तुम और हम मिलके डील नहीं किए थे ना, तुम मेरे पास आया था ना, हम तेरे पास आया था, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है, कानून के फोर्स पे आके हम लोगों को डील पूरा करना पड़ रहा है। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, उसके फैमिली मेंबर मर गए, कोर्ट उसके चाचा को बोल रहा है तुम बच्चे को संभालो जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाए। न तो चाचा और उसके बच्चे के पापा मम्मी की कोई डील हुआ था, ना बच्चा और चाचा का कोई डील हुआ है, कोर्ट के बोलने पे हो रहा है। तुमको कोई पड़ा हुआ सामान मिला तो लॉ बोलता है ना तुमको ओनर को वापस देना पड़ेगा, और जो भी तेरा खर्चा लगा तुम ओनर से वसूल कर सकते हैं। तेरा और ओनर का ऐसा कोई डील तो नहीं हुआ था, फिर भी वो डील तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा, लॉ बोलता है ऐसा। ठीक है। हाँ। जैसे यहाँ पे केस दिया, मोहित फाइंड अ रिंग ऑफ श्रद्धा एंड सेल इट टू अ थर्ड पर्सन प्राची हु परचेज इट फॉर वैल्यू ऑफ इन अ गुड फेथ। अच्छा, यहाँ पे बहुत मजेदार पॉइंट है। मेरे को श्रद्धा का रिंग मिला, हम उसको प्राची को बेच दिए और प्राची उसको गुड फेथ में खरीदी है। कैन श्रद्धा कैन फाइल अ सूट टू रिकवरी द रिंग? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोहित के पास थर्ड पार्टी को बेचने का कोई राइट नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको श्रद्धा को रिटर्न करना चाहिए था। तो श्रद्धा प्राची से अपना रिंग ले सकती है, प्राची इस बात का पैसे का केस कर सकती है मोहित के ऊपर। हाँ ठीक है सर। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है सिर्फ नुकसान का भरपाई करके देंगे हम। एक पार्टी दूसरे पार्टी को लॉस कवर करने के लिए गारंटी दे रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब होता है हम तुमको परफॉर्म करके देने का प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम परफॉर्म ही करके देंगे। तो तुम यहाँ पे मेरे पे परफॉर्म करने का केस कर सकते हैं। इंडेमनिटी में सिर्फ लॉस का भरपाई का केस कर पाएगा। यहाँ पे दोनों पार्टी कहलाता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। जिसको मिल रहा है इंडेमनिटी वो इंडेमनिटी होल्डर, और जो इंडेमनीफाई कर रहा है वो इंडेमनीफायर। यहाँ पे तीन पार्टी होते हैं, प्रिंसिपल, सिक्योरिटी और क्रेडिटर। देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जब लॉस होगा भरपाई करके देंगे। लेकिन यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लॉस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? हम तेरे बिहाफ में गारंटी दे रहे हैं कि देवराज पैसा नहीं दिया अभिषेक सर को तो नीरज दे देगा। हम अभिषेक को वादा किए हैं कि तुम देवराज से माल ले रहे, देवराज पैसा नहीं दिया तो हम पैसे का भरपाई करके देंगे। तो यहाँ पे तीन केस हो रहा है, देवराज और नीरज के बीच में, अभिषेक और देवराज के बीच में, नीरज और अभिषेक के बीच में। इंडेमनिटी में लाइडर जो इंडेमनिटी का गारंटी लिया है वही लायबिलिटी मिलता है, उसका पहला लायबिलिटी है, प्राइमरी लायबिलिटी उसी का है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी तेरा नुकसान का भरपाई का बात किया तो इंश्योरेंस कंपनी का प्राइमरी लायबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे कोलैटरल लायबिलिटी है। अगर देवराज पैसा नहीं दे पाया अभिषेक को तो नीरज देगा। अभिषेक पहला केस नीरज पे नहीं कर सकता, तो उसको पहले देवराज से पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आया, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रमाई फीडी
विच कॉन्ट्रैक्ट आर इन जनरल में बी ट्रीटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रमाई फिडी। उब्रमाई फिडी का मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। हम तेरे पे गुड फेथ करके सामान ले रहे हैं, हम ये मान के चले तुम हमको सब कुछ डिस्क्लोज किया, जो डिस्क्लोज किया वही सच्चाई है, और उसके बेस पे हम तुमसे माल ले रहे हैं। हाँ जैसे इसका एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। हम मान के चल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी हमको सब कुछ बताया टर्म्स एंड कंडीशंस में, और हम भी इंश्योरेंस कंपनी को सब बताया कि मेरे को क्या बीमारी है और क्या प्रॉब्लम है। बाद में अगर उसमें झूठ निकला तो कॉन्ट्रैक्ट कोई पूरा नहीं करेगा। ठीक है। हाँ एक और एग्जांपल दिया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस रिलीज करता है शेयर बेचने के पहले, जिसको पढ़ के शेयर होल्डर लोग अप्लाई करते हैं शेयर के लिए, लोग मान के चलते हैं कि उस प्रोस्पेक्टस में सब बात सच होगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट एक और एग्जांपल है। जब दो फैमिलीज के बीच में बंटवारा होता है तो मानते हैं एक दूसरे को सब कुछ बताया, कुछ भी कोई किसी से छुपाया नहीं है। जमीन का बिक्री में भी इस बात को मानते हैं कि तुम्हारे पास गुड टाइटल है तभी तुम जमीन बेच रहे हैं। मतलब अगर हम चेक नहीं किया तुम कल को ये नहीं बोल सकता तुम चेक क्यों नहीं किए थे जमीन लेते वक्त। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, तो इसके केस किया जा सकता है एक दूसरे के ऊपर। मिस्टर एक्स इन कंसिडरेशन दैट मिस्टर वाई विल एम्प्लॉय मिस्टर जेड इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ जमींदारी promises to Mr. B to responsible to the amount of 10,000 for the due collection and payment of by Mr. Z for their rents। तो मिस्टर एक्स को कंसिडरेशन मिल रहा है कि मिस्टर वाई जो है ना वो मिस्टर जेड को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखेगा अगर हम उसके बिहाफ में जमींदारी का रेंट कलेक्ट करके लेके आता है तो। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हाँ हाँ बिल्कुल है। हम तेरे बिहाफ में कोई काम करेगा और बदले में तुम मेरे भाई को नौकरी पे रखेगा। ऑब्वियस बात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ। हाँ ये भी बोला यहाँ पे, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंटिजेंट गारंटी बोलते, कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। हम तुम्हारे बिहाफ में हर महीना रेंट कलेक्ट करता रहेगा, तुम मेरा भाई को नौकरी पे रखेगा। हाँ ये है गारंटी, यही बोला है यहाँ पे। शी एग्रीज टू अपॉइंट बी एज इज क्लर्क टू सेल गुड्स एट ईयरली सैलरी। सेम बात, हम तुमको अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा है, सी बी को अपॉइंट कर रहा है इस बात पे ईयरली सैलरी पे कि ए उसका सिक्योरिटी बन रहा है कि वो अपना ड्यूटी ठीक से करेगा, नहीं तो ए जिम्मेदार होगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। हाँ बिल्कुल है। वैसे बोला ए पुट एम एज अप्रेंटाइज टू बी। ते मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रखा है। अप्रेंटाइज मतलब ट्रेनिंग होता है, सीए वाला सीएस वाला जो ट्रेनिंग होता है। एंड गिव्स अ गारंटी टू बी फॉर हिज फिडिलिटी। और हम गारंटी दे रहे हैं कि आदमी चोर नहीं है, डरो मत, तुम्हारे यहाँ ठीक से काम करेगा, नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हाँ बिल्कुल है। ठीक है। नेक्स्ट है बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट का मतलब होता है मेरा कोई सामान तेरे पास है और तुम उसको मेरे बोले हुए हिसाब से या तो किसी को देगा या मेरे को लौटा देगा। जैसे हम ट्रांसपोर्टर को माल दिया और बोला इसको देवराज को डिलीवरी कर देना। नीरज का सामान है, वो ट्रांसपोर्टर को दिया कि देवराज को डिलीवरी कर देना, और देवराज नहीं मिले तो मेरा वापस ला देना। इसको बोलते हैं बेलमेंट। ठीक है। हाँ। और प्लेज क्या हुआ? गिरवी रखना। मेरा सामान हम किसी के पास गिरवी रखे हैं लोन के बदले, तो दोनों में अंतर है। हाँ बिल्कुल अंतर है। ठीक है। हाँ। जहां पे वही समझाया, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन हो गया। जनरल लियन मतलब किसी को कोई सामान दिया बेलमेंट पे, और पर्टिकुलर लियन मतलब लोन के बदले में गारंटी रखे हम प्रॉपर्टी को। उसके पास राइट्स आ गया कि वो तब तक मेरा गुड्स रख के रखेगा जब तक हम उसका पेमेंट नहीं करते। और यहाँ पे कोई राइट नहीं आ गया, यहाँ पे सिंपल राइट है कि वो मेरा बोला हुआ काम करेगा, नहीं तो मेरे को माल वापस ला के दे देगा। ठीक है ना। यहाँ पर बेले बेली का रिलेशनशिप होगी। तुम एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस वाला याद रख, तेरा काम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, ए वॉज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन सो ही केप्ट अप इज गुड विद बी।
लेटर ऑन बी विदाउट कंसेंट ऑफ ए मिक्स इज गुड्स विथ एज गुड्स एंड द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था, अपना सामान तेरे को देकर गया कि रख देना अपने पास। ये बेलमेंट हुआ? हाँ हुआ। हाँ। और तुम क्या किया, उसमें अपना सामान में मिक्स कर दिया और अब दोनों अलग नहीं हो पा रहे। तो मेरे पास क्या रेमेडी है वो बताओ। तो पहला बात बोलेंगे ये बेलमेंट का एग्रीमेंट है और ये तेरा ड्यूटी बनता है कि तुम मेरा गुड्स का ध्यान रखो, उसमें अपना गुड्स मिक्स नहीं करो, और अगर कर दो तो सेपरेट करने का जिम्मेदारी तुम्हारा है, और नहीं कर पाए तो मेरे को लॉस का डैमेज दोगे। ठीक है ना? तो या तो अलग करके दो, नहीं दे सकते हो तो कॉम्पनसेट फॉर द लॉस। चैप्टर खत्म। हाँ।